सोचिए, इस्लामाबाद में पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं, एक ऐसी मीटिंग पर जो शायद एक बहुत बड़े युद्ध को टाल सकती थी। पर हुआ क्या, शुरू होने से पहले ही ये पूरी की पूरी शांति प्रक्रिया मानो बिखरने लगी। तो आखिर सवाल यही है कि हुआ क्या था। ये किसी जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री से कम नहीं है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि कैसे उम्मीदों से भरी ये बातचीत नाकामयाबी की एक कहानी बन गई। तो सब कुछ सेट था इस्लामाबाद में, मकसद बिल्कुल साफ था। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव उबल रहा है उस पर किसी तरह लगाम लगाई जाए, एक अस्थायी युद्ध विराम हो ताकि हालात और न बिगड़े। अब जरा देखते हैं कि इस बातचीत की मेज पर कौन कौन बैठा था और ये नाम आपको बताएंगे कि मामला कितना सीरियस था। देखिए, अमेरिका की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस खुद आए थे और ईरान ने भी किसी छोटे मोटे अधिकारी को नहीं बल्कि अपने पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ को भेजा था। तो जाहिर है ये कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग तो बिल्कुल नहीं थी। इतने बड़े नामों का एक साथ होना ही बताता है कि दांव पर क्या लगा था। और बस यहीं आकर सारा खेल अटक गया। देखिए, अमेरिका और इजराइल का पक्ष एकदम साफ था कि ये जो सीज फायर होगा वो सिर्फ ईरान पर लागू होगा, लेकिन ईरान ने कहा ना, ऐसे नहीं चलेगा। उनका कहना था कि अगर युद्ध विराम करना है तो हमारे साथी लिबनान पर भी इजरायली हमले बंद होने चाहिए। और बस यही वो एक पॉइंट था जिसने पूरी बातचीत को पटरी से उतार दिया। और ये जो तनाव था ये सिर्फ बंद कमरों तक नहीं था, माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि जब मेजबान देश यानी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल की आलोचना की तो इजरायली राजदूत का जवाब बहुत तीखा था। आप मध्यस्थ नहीं हैं, आप तो खुद समस्या हैं। मतलब बातचीत शुरू होने से पहले ही भरोसे की डोर पूरी तरह टूट चुकी थी। और इसी माहौल में ईरान भी खाली हाथ नहीं आया था। उन्होंने मेज पर दो बहुत बड़ी मांगें रख दी जिन पर कोई समझौता नहीं होना था। पहली, लेबनान में उनके सबसे जरूरी सहयोगी हिजबुल्लाह पर इजरायली बमबारी तुरंत बंद हो। और दूसरी, अमेरिका ने उनके जो अरबों डॉलर के एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं उन्हें वापस किया जाए। और इसी के साथ हमारा फोकस इस्लामाबाद के मीटिंग रूम से हटकर असली जंग के मैदान पर चला जाता है, और वो मैदान है लेबनान, क्योंकि इस पूरी कहानी का सेंटर अब वही बन चुका था। तो ये हिजबुल्लाह है कौन? देखिए, ये लेबनान में ईरान के समर्थन वाला एक शिया ग्रुप है, लेकिन इसे सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये एक ऐसी मिलिट्री फोर्स है जिसे लेबनान की अपनी आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है और जिसके पास हजारों हजार रॉकेट हैं। ये ईरान के लिए एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। मतलब ईरान इसके जरिए इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए है बिना अपनी सेना को सीधे भेजे। यहाँ से हमें इजराइल की चिंता का असली कारण समझ में आता है। हिजबुल्लाह ठीक उसकी उत्तरी सीमा पर तैनात है, बीच में कोई बफर जोन नहीं। उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा रॉकेट होने का अनुमान है जो इजराइल के अंदर तक किसी भी शहर को निशाना बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इजराइल उन्हें सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि ईरान की सेना का ही एक हिस्सा मानता है जो उसकी दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। अब ये इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सिमटकर सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, एक नदी, नाम है लिटानी नदी। और यही नदी इस पूरे संघर्ष का आप कह सकते हैं एपीसेंटर बन गई है। तो इजराइल का असल मकसद क्या है? सिर्फ डिफेंस नहीं, वो असल में अपनी उत्तरी सीमा का पूरा सिक्योरिटी मैप ही बदल देना चाहते हैं। पहला कदम, हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के उस पार धकेलना। दूसरा, वहां एक परमानेंट सिक्योरिटी बफर जोन बनाना। और तीसरा, अपने उन नागरिकों को वापस बसाना जिन्हें ये इलाका छोड़ना पड़ा था। मतलब ये नदी एक तरह से नई अनऑफिशियल बॉर्डर बन जाएगी। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ये स्ट्रैटेजी को और साफ करता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल पहले से ही लेबनान के लगभग 15% इलाके को कंट्रोल करता है। तो लिटानी नदी तक जाने की ये जो कोशिश है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि उस इलाके में उनकी पुरानी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का ही अगला कदम है। तो अब ये जो एक नदी का विवाद है ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रह जाता, इसके तार पूरी दुनिया से जुड़ते हैं, खासकर तेल और व्यापार के जरिए। चलिए देखते हैं कि कैसे ये संकट पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। ईरान की स्ट्रैटेजी इस एक बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उनका मैसेज एकदम सीधा है, अगर लेबनान में हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने सीधे सीधे लेबनान के संघर्ष को ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर पड़ना तय है। और ये रहे इसके सीधे आर्थिक नतीजे। अगर ये बातचीत पूरी तरह नाकाम होती है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। और अगर खुदा न खास्ता एक बड़ा युद्ध छिड़ गया तो कीमतें $150 प्रति बैरल या उससे भी कहीं ज्यादा जा सकती हैं। इसका असर दुनिया के हर कोने में हर इंसान पर पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या वाकई एक छोटी सी नदी पर हो रहा विवाद पूरी दुनिया को एक बड़े ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में धकेल सकता है? ये पूरी कहानी हमें एक बात तो साफ साफ दिखाती है कि कैसे आज की दुनिया में एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है।